हेलो स्टूडेंट्स, आइए पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में आइए हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये वर्ड डेमोक्रेसी जो है ये डिफरेंट राइटर्स ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी कहा है कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. In short, democracy is the institutionalization of freedom. Basically democracy क्या है? फ्रीडम का एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमें बोलने का, अपनी राय देने का, अपने अपने धर्म पे चलने का, पढ़ने का, नौकरी करने का, हर तरह के जो अधिकार दिए जाते हैं, जो हकूक़ दिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट डेमोक्रेसी इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। मोटा मोटा डेमोक्रेसी जो है वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स इसकी होती हैं। एक आ गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आ गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसमें क्या होता है कि all citizens without intermediary of elected or appointed officials can participate in making public decision, जिसमें डायरेक्टली पब्लिक अपने डिसीजन ले सकती है बजाय इसके कि वो अपना मेंबर चुने और वो मेंबर जो है बाद में डिसीजन लें। जैसे इंडिया में आप देखते हैं हम एमएलए को चुनते हैं या एमपी को चुनते हैं, बाद में जब वो असेंबली में या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो वो फैसला लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। हमने अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेज दिया है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सीधा ही गवर्नमेंट का काम जो है जनता करती है, जनता ही फैसला लेगी, जनता ही अपना जो भी कानून बनाएगी, कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका नहीं है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज एग्जिस्ट इन इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद हर एक वोटर जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार मिलता है। अब वो वोट देकर अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से किसी आदमी को रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, वही एमएलए या एमपी बनता है। वही एमपी बाद में जो है हमारे ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनता डायरेक्ट जो है डिसीजन नहीं लेती है, जनता द्वारा चुना गया आदमी वो डिसीजन लेगा, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेमोक्रेसी का बेसिक कंसेप्ट दिया। इसके अलावा डेमोक्रेसी की और भी एक दो फॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली जो है ये मेन है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मॉनिटरी डेमोक्रेसी, कंसेंसस डेमोक्रेसी एक्स्ट्रा। ये आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज जो है मैंने बता दिया। नाउ इन एवरी कंट्री और एवरी सोसाइटी देयर इज़ सोशल डिवीज़न। आप देखते हैं समाज बंटा हुआ होता है। एक देश होने के बावजूद कहीं आप देखेंगे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, कहीं देखेंगे ब्राह्मण जाति, शेड्यूल कास्ट जाति, कहीं देखेंगे काले लोग, सफ़ेद लोग, या कहीं देखेंगे ये जी पहाड़ के लोग, ये गांव के। कहीं न कहीं कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे हमारी जनता जो है वो डिवाइडेड होती है। दैट इज़ नोन एज सोशल डिवीज़न। अब वो
हमारे काम से हो सकती हैं डिविज़न्स, वो हमारी जाति से हो सकती हैं, वो हमारे रहन सहन से हो सकती हैं, वो हमारे कलर से हो सकती हैं, वो हमारे धर्म के कारण हो सकती हैं, वो हमारे एजुकेशन के कारण हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ सोशल डिवीज़न। ऐसे कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो समाज में अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। हम एक होते हुए भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम डिवाइडेड हैं। पहला है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल। इवन 5 members of a single family does not have the same view on a topic। एक ही फैमिली के अगर सके भाई और बहनें हों, उनका भी एक व्यू, एक किसी विचार नहीं हो सकता है। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ा विश्व है, उसमें हर एक इंसान का अपना अपना व्यू होता है। मैं अपने हाथ पे अगर 6 लिखता हूँ तो आपको वो 9 दिखेगा। मैं अगर अपने हाथ पे 6 अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, आपको दिखाऊंगा, आपको वो 9 दिखेगा, लेकिन वही 9 मुझको 6 दिखेगा। या मुझे 9 जब दिख रहा है तो आपको 6 दिखेगा। क्यों दिखेगा 6? आप भी सही है अपनी जगह, मैं भी सही हूँ अपनी जगह, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज़ को 2 डिफरेंट एंगल से देखते हैं। यहाँ पर आवाम जो है हर एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखती है, उसकी वजह से वी हैव डिफरेंट व्यूज़ इन द सोसाइटी। बिकॉज ऑफ डिफरेंट व्यूज़ देयर इज सोशल डिवीज़न इन द सोसाइटी। दिस इज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज द रोल ऑफ लीडर्स। सम लीडर्स रेज demands of the people in a peaceful manner, whereas some leaders raise the issues in a violent manner that causes social division। नेता भी कुछ लोग हैं, वो कहेंगे जी हमारे शेड्यूल कास्टों पे अत्याचार हो रहा है, हमारी जो है ब्राह्मण जाति पे अत्याचार हो, कोई कहेगा जी हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई कहेगा जी हमारी उस जाति पे अत्याचार हो रहा है। तो वो अपने ही ग्रुप का इशू उठाएंगे, उससे भी समाज में डिवीज़न होती हैं, ग्रुप जो है अलग अलग होते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट रिएक्शन। गवर्नमेंट इन सोशल ग्रुप्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है। इफ़ द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल विथ all the sections of the society, then there is no discrimination, then there is no division. But if there is discrimination, means government is favoring to the majority people and they are not favoring to the minority people। जिनकी संख्या, जिनकी तादाद समाज में कम हो, उनको अगर कम हकूक़ हों, जैसे श्रीलंका में होता है, तो मेजॉरिटी को ही अगर उनकी डिमांड्स मानी जाएंगी तो उससे भी समाज में डिवीज़न पैदा होती है। सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीज़न कब बन जाती है? सोशल डिफरेंस हो गया, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन डिवीज़न क्या होता है? जब हमारे और आपके टोटली डिफरेंस जो है अलग अलग, आपका धड़ा अलग हो गया, आपका ग्रुप अलग हो गया, हमारा ग्रुप अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गए, शिया अलग हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए, राजपूत अलग हो गए, डिफरेंट ग्रुप्स में जब डिवीज़न होगी, मतलब सोशल डिफरेंसेस। मैंने कहा भाई बहन में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो डिफरेंसेस सोशल डिवीज़न कब बन जाती है? जब मेरे जो ये डिफरेंसेस या व्यूज़ जो है आपके व्यूज़ के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर दें। अगर आप अपने तरह से काम कर रहे हैं, दूसरा अपने तरह से काम कर रहा है, देन देयर इज़ नो ओवरलैपिंग इंडिपेंडेंट। लेकिन जब हम उनको भी लपेट में लेते हैं और वो हमको भी अपने लपेट में लेते हैं, मीन्स अ सोशल डिफरेंस बिकम्स अ सोशल डिवीज़न व्हेन इट ओवरलैप्स विथ सम अदर सोशल डिफरेंसेस, इट डिवाइड्स सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। जो एक जैसे लोग थे, एक ही पंथ के थे, एक ही ग्रुप के थे, उनको भी अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे अमेरिका में काले और गोरे लोगों में बहुत सा कन्फ्लिक्ट हुआ, ब्लैक एंड वाइट्स ऑफ यूएसए। सोशल डिवीज़न सियासत पर जो है वो क्या असर डालती है? सोशल डिवीज़न हमारी राजनीति, पॉलिटिक्स पर क्या असर डालती है? पॉलिटिक्स में हमेशा कंपटीशन होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मैं जीतूं,
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जाती है कि मैं जीतूं। इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल डिवीज़न हो गई। पॉलिटिकल डिवीज़न से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने ग्रुप को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उससे जो है वो डिवीज़न होती हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ कि रिलीजियस डिवीज़न हो गई। रिलीजियस डिवीज़न किस में हुई, जो एथनो कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कैथोलिक ग्रुप अलग हो गया, प्रोटेस्टेंट अलग हो गया, वहाँ उनका धार्मिक वजह जो है बनी, तो उसकी वजह से वो मजहबी इख्लाफात की वजह से डिवीज़न हो गई। यूगोस्लाविया में भी जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ऐसा हुआ। गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अगर हम कहेंगे सिर्फ ये एक ही कंट्री में होता, नहीं। अगर अमेरिका में काले और गोरे लोगों में इख्लाफात होते हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम और शिया के बीच में होते हैं। जैसे इंडिया में आप कहेंगे ऊंची जाति दूसरी जाति के बीच में हो जाता है, हिंदू मुसलमान में भी कई बार हो जाता है, हिंदूज़ में ही कई बार हो जाता है। इवन कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में ही उसमें कोई ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये जी बोट का काम करता है, ये जी ज़मींदार का काम करता है, ये जी राजे का बेटा है। तो यहाँ जो है इससे भी डिवीज़न हो जाती हैं। तो ये बहुत सी एग्जाम्पल हैं। हर देश में किसी न किसी फॉर्म में सोशल डिवीज़न होती हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ, ये यूएस के रहने वाले थे, ये दोनों काले थे। और नॉर्मन जो था वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, ये गोरे रंग का था। लेकिन ये तीनों के तीनों एथलीट थे, तीनों के तीनों दोस्त थे, तीनों के तीनों इकट्ठे रहते थे। इन्होंने मिलकर ये जो रेसिज्म और ये जो रंग भेद पर जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे, सोशल डिवीज़न होती थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आयरलैंड में क्या प्रॉब्लम है? आयरलैंड में सीधी सीधी एक प्रॉब्लम है, कैथोलिक 44% लोग हैं और प्रोटेस्टेंट 53% लोग हैं। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि कैथोलिक जो हैं वो नेशनलिस्ट पार्टी है और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो यूनियनिस्ट है, मतलब उनको नेशनलिस्ट पार्टी में दर्जा नहीं है। इसलिए वो 44% और 53% आपस में इख्लाफात होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।